अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्ट्रेट टू विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे। उसी प्रकार से आपकी आगामी परीक्षा की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। आज के सेशन में हम लल्लन टॉप सीरीज शुरू करेंगे। इस सीरीज में विशेष रूप से उन टॉपिक्स को कवर किया गया है, उन सेगमेंट्स को कवर किया गया है जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और रिवीजन की कमी कारण अक्सर हम उन्हें परीक्षा में गलत करके आते हैं। तो इस सीरीज को यानी लल्लन टॉप सीरीज को आपकी परीक्षा को केंद्र में रखकर विशेष रूप से तैयार किया गया है। तो आशा करते हैं आप कॉपी पेन लेकर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करते जाएंगे ताकि जब आपकी परीक्षा निकट हो आप आसानी से उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्विक रिवीजन कर पाएं। तो चलिए पहले सेगमेंट को लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिलेख और संबंधित शासक। तो पहला इंपॉर्टेंट अभिलेख है प्रयाग स्तंभ लेख। यह संबंधित है समुद्रगुप्त से। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। यह संबंधित है शासक खारवेल से। इसमें खारवेल शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका है जूनागढ़ अभिलेख जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। यह संबंधित है शक क्षत्रप रुद्रदामन से। इसमें रुद्रदामन का राज्य विस्तार बताया गया है। साथ में ऐसा कहा जाता है कि जो जूनागढ़ अभिलेख है वह संस्कृत भाषा की प्राचीनतम प्रशस्ति है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इस फैक्ट को। नेक्स्ट है आपका नासिक अभिलेख। यह संबंधित है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी से। यह एक सातवाहन शासक थे। तो नासिक गुहा लेख में मुख्य रूप से सातवाहन वंश के समूचे इतिहास की जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख की बात करते हैं तो एहोल अभिलेख में चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय का वर्णन मिलता है। इसमें हर्ष और पुलकेशन द्वितीय का जो युद्ध था जिसमें पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेसनगर का गरुड़ अभिलेख, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह संबंधित है यूनानी राजदूत हेलियोडोरस से। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में भागवत धर्म के प्रचार का मुख्य रूप से यह साक्ष्य है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भीतरी स्तंभ लेख। यह स्थित है गाजीपुर में। यह संबंधित है स्कंदगुप्त से। यानी इसमें क्या बताया गया है, इसे बताया गया है गुप्तकालीन इतिहास को। साथ में बताया गया है कि स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित भी किया था। नेक्स्ट है आपका ग्वालियर अभिलेख। यह संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से। मोस्ट इंपॉर्टेंट गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास मिलता है आपको ग्वालियर अभिलेख में। नेक्स्ट है आपका मंदसौर अभिलेख। यह संबंधित है मालवा नरेश यशोवर्मन से। तत्कालीन सैन्य अभियानों की जानकारी इसमें मिलती है। सैन्य अभियानों का उल्लेख किया गया है मंदसौर अभिलेख में जो संबंधित है मालवा नरेश यशोवर्मन से। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख। यह संबंधित है सेन वंश के शासक विजय सेन से। ठीक है। इसमें सेन वंश के शासनकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इन सभी अभिलेख को याद कर लीजिए। आपने देखा होगा ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वेदांग। इन्हें वैदिक साहित्य का अंग नहीं माना जाता है। इनकी रचना में वेदों को भली भांति समझने के लिए की गई है। वेदांग को क्या है, वैदिक साहित्य का अंग नहीं माना जाता है। इनकी रचना विशेष रूप से की गई है ताकि वेदों को समझा जा सके। वेदांग संख्या में 6 हैं, कई बार पूछे गए हैं। उनके नाम याद रखिएगा, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। इसको रट लीजिए, कई बार पूछा गया है। छंद क्या है, इन्हें बताया गया है कि ये वेद के पैर की तरह हैं। जो कल्प है वे वेद के हाथ की तरह हैं और ज्योतिष वेद की आँख की तरह हैं। वहीं जो निरुक्त है वे वेद के कान की तरह हैं। ठीक है। शिक्षा को बताया है कि वेद की नासिका है। व्याकरण वेद के मुख हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको नोट कर लीजिए। तो इसी प्रकार से ये सीरीज चलेगी। 4-5 वीडियो में हम हिस्ट्री कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, फिर पॉलिटी। तो कोई भी आपका जीएस का सब्जेक्ट इससे छूटेगा नहीं और उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के उन सभी स्थलों को जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। पहले नंबर पर है आपका हड़प्पा। ये इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है। इसके खोजकर्ता कई बार पूछे गए हैं, दयाराम साहनी है। किस नदी के पास है ये, तो यह रावी नदी के पास है। ठीक है। हरा से याद कर लीजिए, हरा से, हा से हड़प्पा और रा से रावी। इसका उत्खनन कब हुआ, इसकी खोज कब हुई, 1921 में। याद रखेंगे, इसी प्रकार पूछा जाता है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। यह कहाँ स्थित है, यह स्थित है पाकिस्तान के लरकाना जिले में। इसकी खोज किसने की, इसका उत्खनन कार्य किसने किया, रखलदास बैनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो कहाँ मिलता है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। इसकी उत्खनन का ईयर क्या है, 1922। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। कालीबंगा भी पूछा गया है 2 बार। ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। तो गंगानगर याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कहाँ पर है इसकी वर्तमान स्थिति, राजस्थान में। इसकी खोज की गई है अमलानंद घोष के द्वारा। बीबी लाल इतना नहीं पूछा जाता है, अमलानंद घोष ज़्यादा पूछा जाता है। यह किस
नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे घग्गर नदी के किनारे, तो आप इसे याद रख सकते हैं काली घग्गर। इस तरह से शॉर्ट में याद कर लीजिए तो आपको आसानी से याद रहेगा। 1953 में इसका उत्खनन का कार्य किया गया। नेक्स्ट है लोथल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कहाँ पर इसका स्थिति है वर्तमान में, तो ये स्थित है गुजरात में, और इसका उत्खनन कार्य किया गया SR राव के द्वारा। ये 5 या 6 बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में, ठीक है। ये किस नदी किनारे है, भोगवा, तो लोभ से याद कर लीजिए, लोभ से आपको याद रहेगा, लो से लोथल और भा से भोगवा। 1957 में इसका उत्खनन का कार्य किया गया। नेक्स्ट आप धौलावीरा याद रख सकते हैं। धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। इसकी खोज किसने की है, SR बिष्ट ने। उत्खनन का कार्य कब से कब तक किया गया, 1990 से 91 के बीच में। तो देखिए जिसकी हम डिटेल बता रहे हैं उनकी डिटेल याद रखेंगे। बाकी आप ये तो याद रखेंगे ही, बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। चाउदड़ो कहाँ पर है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। रोपड़ ये पूछा गया है, रोपड़ की खोज किसने की है, यज्ञदत्त शर्मा ने। ये कहाँ मिलता है, पंजाब में, सतलज नदी के किनारे है। तो रोज से याद कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको, रो से रोपड़, सा से सतलज, और 1953 में इसके उत्खनन का कार्य किया गया। नेक्स्ट है आपका रंगपुर, कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे कहाँ पर है, गुजरात में। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका सुरकोतड़ा, ये गुजरात के कच्छ जिले में वर्तमान में अवस्थित है। इसकी खोज, इसका उत्खनन का कार्य किया गया है जगपति जोशी के द्वारा, और 1967 में इसके उत्खनन को किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट मांडा, ये पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर में है। JP जोशी ने इसके उत्खनन का कार्य किया है, चिनाब नदी के किनारे है, याद रखेंगे, और 1980 में इसके उत्खनन का कार्य किया गया। नेक्स्ट आपका मिलता है आलमगीरपुर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो इसकी सारी डिटेल्स को आपको याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में वर्तमान इसकी अवस्थिति है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसको उत्खनित किया था, इसका खोज की थी। इसको किस नदी के किनारे है पाया जाता है, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। 1958 में इसके उत्खनन का कार्य हुआ था, याद रखेंगे। कोट दीजी, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, तो बस इतना याद रखिएगा। सुख्ता गेंडोर कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, क्लियर। तो अब शुरू करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इसमें क्या है, इसमें दिए गए हैं आपके वेद जो अक्सर पूछे जाते हैं, संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं, उपनिषद पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद की बात करूँ उससे पहले जान लेते हैं ऋग्वेद क्या है। तो जो हिंदू मान्यता है उसके अनुसार जो वेद हैं वे अपौरुषेय साहित्य हैं, यानी इस साहित्य को किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं किया गया है, बल्कि ब्रह्मा ने स्वयं इस ज्ञान रूप में, मंत्रों के रूप में इसको ऋषियों को प्रदान किया है। तो याद रखेंगे। इसको संकलित किसने किया है बाद में, इसको बाद में संकलित किया गया है कृष्ण द्वैपायन के कारण, और वेदों का संकलन करने के कारण ही उन्हें वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। इसके पुरोहित कौन है, होत्र हैं, यानी कि जो भी इसके मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं, उनको किसके द्वारा गाया जाता है, होत्र के द्वारा। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, 2 हैं। पहले नंबर पर है आपका ऐतरेय और दूसरे नंबर पर है कौशितकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसके आरण्यक भी ऐतरेय और कौशितकी है, उपनिषद भी ऐतरेय और कौशितकी है। तो ऋग्वेद में तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी पूछा जाए आपको ऐतरेय और कौशितकी ही लिखना है। दूसरा है सामवेद, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि अलग अलग हैं। सामवेद के पुरोहित कौन है, उनको कहा जाता है उद्गाता। इसके जो भी ब्राह्मण हैं, ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर आपका आता है तांड महाब्राह्मण, दूसरे नंबर पर आता है षड्विश महाब्राह्मण और तीसरे नंबर पर आता है जैमिनी ब्राह्मण। जो तांड महाब्राह्मण है उसे पंचविश भी कहा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपके सामवेद के आरण्यक, उसमें आता है छांदोग्य आरण्यक और जैमिनी आरण्यक। तो ये कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। यही उपनिषद है जो आरण्यक है सामवेद के, वही उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद, याद रखेंगे। थर्ड नंबर पर है यजुर्वेद, इसके जो पुरोहित हैं उनको कहा जाता है अर्धव्यू, याद रखना है। तैत्रीय ब्राह्मण है और शतपथ ब्राह्मण है, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यही इनके आरण्यक भी हैं, तैत्रीय आरण्यक और शतपथ आरण्यक। शतपथ आरण्यक को सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपके आते हैं उपनिषद, इसमें तैत्रीय उपनिषद है और ब्रह्मधारक उपनिषद है, ईशोपनिषद है और है मैत्रेयणी उपनिषद। कठोपनिषद है, कठोपनिषद में ही यम और नचिकेता का संवाद मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट वन बचता है आपका सुतेश्वर उपनिषद, जो संबंधित है यजुर्वेद से। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। तो इसके कौन है पुरोहित, ब्रह्म है,
और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह गोपद ब्राह्मण है, एक ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका कोई भी आरण्यक नहीं है, तो याद रखने की आवश्यकता नहीं। इसमें 2 उपनिषद हैं, एक है प्रश्नोपनिषद और दूसरा है मांडूक्य उपनिषद। यहीं यदि हम बात करें मांडूक्य उपनिषद की, तो जितने भी उपनिषद हैं उनमें सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद, ठीक है। और इसके साथ ही आप जानते हैं जो आपका मुंडको उपनिषद है उसमें भारत का आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है उल्लिखित है। तो याद रखना है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके साथ ही कंफ्यूज नहीं होंगे, मांडूक्य और मुंडको उपनिषद में दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद करते हैं उन शब्दों का कि ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है। कई बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक उल्लेख किसका है, तो आप याद रखेंगे देवताओं में इंद्र का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है 250 बार, ठीक है। जिसमें से आप याद रख सकते हैं और किसका, गाय का आप याद रख सकते हैं 176 बार उल्लेख किया गया है गाय शब्द का। सोम का उल्लेख किया गया है 144 बार, विष्णु का 100 बार, और उसके बाद आप याद रख सकते हैं राजा और पृथ्वी का। राजा का उल्लेख किया गया है केवल 1 बार और एक ही बार उल्लेख किया गया है पृथ्वी का। इसके साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभा समिति में पूछा है किसका उल्लेख ज़्यादा बार किया गया है, तो आपको याद रखना है समिति का उल्लेख सभा से 1 बार ज़्यादा किया गया है, ठीक है। राष्ट्र का उल्लेख 10 बार किया गया है। तो इन सब पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है, नेक्स्ट टॉपिक संबंधित है जैन तीर्थंकर और उनसे जुड़े हुए चिन्ह और चैत्य वृक्ष से। कई बार ये पूछा गया है, याद रखेंगे। चैत्य वृक्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चिन्ह तो कई बार पूछे गए हैं। तो पहले जैन तीर्थंकर है ऋषभनाथ, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। इनका चिन्ह क्या है, बैल है। और दूसरे नंबर पर आते हैं अजितनाथ, इनका उल्लेख किया गया है अजुर्वेद में। इनका क्या है, इनका है गज, हाथी, ठीक है, चिन्ह। तीसरे नंबर पर है संभवनाथ, इनका चिन्ह क्या है, अश्व है, कई बार पूछा गया है, याद रखना है। और फिर 6वें नंबर पर आप देख सकते हैं ये हैं पद्म प्रभु, इनका चिन्ह है कमल। पुष्पदत्त याद रखेंगे, इनका चिन्ह है मकर। शीतलनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वास्तिक, ठीक है, याद रखेंगे। इसके साथ आप वसुपूज का याद रख सकते हैं, ये इनका चिन्ह है भैंसा। नेक्स्ट है आपके शांतिनाथ, इनका चिन्ह है हरिण या हिरण, याद रखना है। फिर आते हैं आपके मल्लीनाथ, इनका चिन्ह है कलश। और मल्लीनाथ को जो हीनयान शाखा के लोग हैं उनका मानना है कि मल्लीनाथ एक स्त्री थे, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपके अरिष्टनेमी, इनका चिन्ह क्या है, शंख है। इनका उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। तो देखिए ऋग्वेद में 2 लोगों का उल्लेख मिलता है, पहली बात अरिष्टनामी का और दूसरे नंबर पर मिलता है उल्लेख ऋषभनाथ का। तो इस तरह के पॉइंट्स को याद रखना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है आपके नेमिनाथ, इनका चिन्ह क्या है, नीलोत्पल है। और नेक्स्ट है पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह है सर्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर आप क्या आते हैं महावीर, इनका चिन्ह है सिंह। तो जितने हमने चिन्ह बताए हैं उनको एज इट इज़ रट लीजिए। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। यदि आपको लगता है कि परीक्षा के लिए सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप कमेंट करके। हम आगे सीरीज़ को चालू रखेंगे, इसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के सेगमेंट एग्जाम में आते हैं, टॉपिक्स आते हैं जो हम भूल जाते हैं, जिनका रिवीजन हमें करना चाहिए, उन सभी का संकलन हमने सीरीज़ में किया है। लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है कि नहीं, इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाए कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।